हाँ, तो आज मिस्टर आरपी सर क्लासेस के अंतर्गत कक्षा 12 क्लास 12 है, इकोनॉमिक्स से संबंधित भैया बहन ध्यान दें। अर्थशास्त्र क्लास 12 के अंतर्गत जो हमारा इसी चैनल पर हम वीडियो क्लासेज यूट्यूब के माध्यम से अपने चैनल के अंदर जिस पाठ को लेकर चल रहे थे, तो उसी के अंतर्गत देख सकते हैं सामने व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पार्ट 6 पार्ट 6 है, यानी हमारा ये इस पाठ से संबंधित 6वां क्लासेज वीडियो होगा ये। तो इस प्रकार से आज हम आपके लिए आपकी विषय वस्तु से संबंधित व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व हेडिंग पर विषय वस्तु के टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि अर्थशास्त्र के अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसके अंतर्गत आपके सामने देख सकते हैं भली भांति पहले से पॉइंट आउट रिलेटेड हेडिंग से किए गए हैं, ताकि आपको समझाने और समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी दिक्कत ना हो। सहजता से आप पॉइंट आउट के माध्यम से इस संबंध में विषय वस्तु के अंतर्गत जानकारी जान सकें, समझ पाएं। इसी उद्देश्य से अगले हेडिंग टॉपिक के रूप में आज हम इसकी चर्चा करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो नंबर 1 देख सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्व के रूप में किस प्रकार से आता है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक, यानी व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र से हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है, यानी व्यक्तिगत रूप से जो हमारे आय के साधन हैं, माध्यम हैं, और व्यक्ति का अपने क्रियाकलापों माध्यम साधनों के आधार पर जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान होता है, तो इसका जो प्रारंभ है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही शुरू होता है। अर्थात देश के रहने वाले लोग यानी जनसंख्या के आधार पर यदि देखें, तो जब व्यक्ति अपनी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत अपने स्वयं के साधन माध्यमों के आधार पर जो आय अर्जित करता है, तो उसका भी योगदान देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है, यानी इस व्यवस्था के अंदर व्यक्तिगत आय को या उसके व्यय को अध्ययन में लिया जाता है, यानी छोटी छोटी इकाइयां जो इसके अंतर्गत अध्ययन में आती हैं, वही जुड़कर एक संपूर्ण इकाई के रूप में बनती हैं। तो इस कारण से व्यष्टि अर्थशास्त्र का आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ बहुत ही बड़ा महत्व है, योगदान है। नंबर 2 आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक, यानी आर्थिक विश्लेषण करने के लिए जो हम अपने आय व्यय आदि का वितरण करते हैं, उसकी समस्याएं जो समय समय पर होती हैं, तो उन समस्याओं के निदान के लिए, दूर करने के लिए सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण किया जाता है। इसमें व्यक्ति की मांग और पूर्ति को भी आधार मानकर इसका निर्धारण कीमत सिद्धांत से किया जाता है, यानी बाजार शक्ति के अंदर जो मांग और पूर्ति है उसमें कीमत निर्धारण जो है महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह व्यक्तिगत व्यक्ति की इकाई के रूप में स्वयं के साधन होते हैं,
स्वयं का उत्पादन होता है, स्वयं का व्यय होता है, तो उसके आधार पर जो मांग और पूर्ति बनती है समय अनुसार, उसका संचालन जो है व्यक्तिगत रूप से ही होता है। तो इससे आर्थिक समस्याओं का निर्णय हो जाता है, समस्या हल हो जाती है। अगले क्रम में देखें, आर्थिक नीति के निर्णय में सहायक। कोई भी आर्थिक नीति है, आर्थिक व्यवस्था संबंधी कोई भी नियम निर्णय है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत एवं विशिष्ट क्रियाओं का विश्लेषण करके सरकार को आर्थिक नीतियां बनाने का आधार प्रदान करता है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय को जोड़कर ही संपूर्ण देश की आय का निर्धारण या आकलन किया जाता है। इसलिए जो भी आर्थिक नीति के निर्णय लिए जाते हैं, वो व्यक्तिगत छोटी छोटी इकाइयों को भी ध्यान में रखकर ऐसी नीतियां या नियम बनाए जाते हैं। इसमें सरकार को भी आवश्यकता अनुसार व्यक्तियों की आर्थिक व्यवस्था का पता चल जाता है और उसके अनुरूप जो है सरकार जो है आर्थिक नीतियां बनाती है और उनका क्रियान्वयन करती है। इसके बाद अगला पॉइंट, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक। व्यवहारिक और वास्तव में व्यवहारिक ज्ञान ही अर्थशास्त्र का प्रमुख आधार होता है। तो आर्थिक विश्लेषण द्वारा व्यवहारिक अर्थशास्त्र की शाखाओं जैसे राजस्व, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र इत्यादि के अंतर्गत यदि देखें तो इसमें हमें व्यवहारिक अर्थशास्त्र से समझने में सहायता मिलती है। क्योंकि वास्तव में छोटे छोटे मापदंडों का जो आधार है अर्थशास्त्र के अंदर, जो क्रियाओं का विश्लेषण है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जा सकता है। क्योंकि इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता है और अपनी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जब वह व्यवहारिक रूप से उनका उपयोग करता है तो वास्तव में जो तथ्य हैं वो सामने आते हैं और इससे व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है, लोगों की जिज्ञासा बढ़ती है, अपने व्यवहारिक जीवन के अनुकूल वातावरण निर्मित होता है। तो इस तरह से सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में या जानकारी प्रदान करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से इसका महत्व जो है स्पष्ट हो जाता है। अब आगे, पूंजीवादी प्रणाली के कार्यशैली में सहायक। पूंजीवादी जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे पिछली क्लासेज में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर यदि देखा जाए तो पूंजीवादी प्रणाली के कार्य की प्रणाली का एक ज्ञान दर्शन जो है प्राप्त हो जाता है। इसके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति ही स्वायत्तता प्रदान करता है, क्योंकि वह स्वयं की पूंजी लगाता है, स्वयं का उत्पादन करता है, उपभोग करता है, विनिमय करता है, आय व्यय का निर्धारण स्वयं करता है। तो इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो आने वाली केंद्रीय समस्याएं हैं जो स्वतंत्र क्रियाशील के अंतर्गत आती हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कीमत सिद्धांत। कीमत यंत्र के रूप में इसका जो है कीमत यंत्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है इस पर लागू होता है। क्योंकि पूंजीवादी व्यक्ति को ही हम उद्योगपति, साहसी भी कहते हैं, क्योंकि वह स्वयं अपनी पूंजी लगाकर उत्पादन का कार्य करता है। तो मूल यंत्र का निर्धारण भी करने में वह स्वतंत्र होता है और इस प्रकार से कीमतें निश्चित करता है, और जो आय प्राप्त होती है उसका कहीं ना कहीं लाभ जो है सरकार को भी होता है। सरकारी राजस्व के रूप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो सूक्ष्म इकाई के रूप में हम मानते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति कार्य के अंतर्गत आती है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में
पूंजीवादी प्रणाली की कार्यशैली का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्व को, इम्पोर्टेंस को बताने वाले ये प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, इनकी विवेचना की गई, विश्लेषण करके आपके सामने बताने का प्रयास किया गया। अब आगे अगली हेडिंग देख रहे हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या लिमिट है, क्या सीमाएं हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत, क्योंकि यह एक छोटी व्यक्ति की इकाई छोटे छोटे चरों से आर्थिक क्रिया को करती है या संपादित होता है, तो उसके अंतर्गत पॉइंट आउट में देख सकते हैं, संपूर्ण नहीं बल्कि एक अंश या भाग का अध्ययन है। ये सीमा के अंतर्गत इसके आता है, यानी समग्र नहीं बल्कि अंश का अध्ययन है, माने एक भाग का अध्ययन करता है, क्योंकि सूक्ष्मतम इकाई के अंतर्गत जो आर्थिक विश्लेषण है इसी आधार पर किया जाता है। इस कारण से समग्र यानी संपूर्णता इसमें नहीं पाई जाती, समग्रता नहीं पाई जाती, क्योंकि यह एकल इकाई के अंतर्गत यह व्यवस्था आती है। स्पष्ट है, व्यक्तिगत अंशों अथवा इकाइयों के अध्ययन के आधार पर ही अर्थव्यवस्था का एक सही चित्र उपस्थित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था जो देश की संधारित होती है, संचालित होती है, उसमें इन इकाइयों का संपूर्ण योगदान नहीं होता है, इनके एक अंश भाग का ही जो विश्लेषण है किया जाता है। आगे अपर्याप्त विश्लेषण, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर यह सीमा निश्चित है, यह अपर्याप्त विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है, क्योंकि सूक्ष्म आर्थिक प्रणाली एक अपर्याप्त आर्थिक प्रणाली के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसमें संपूर्णता का अभाव होता है, इसमें व्यक्तिगत कार्यों को महत्व दिया जाता है। इस आधार पर व्यक्तिगत कोई एक परिवार, एक फर्म या उद्योग के संबंध में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था पर इस प्रकार से भी लागू हो, ताकि अधिक से अधिक अर्थव्यवस्था का सामूहिक विकास हो सके। पर यही कुछ बातें हैं जो इसके व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए यह एक व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था के रूप में ही रह जाती है। तो यह एक सीमा है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत छोटे छोटे चरों का, सूक्ष्म इकाइयों का ही अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत, इसलिए इसे संपूर्णता प्रदान नहीं की जा सकती, न ही इसका बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जा सकता। अब आगे अवास्तविक मान्यता पर आधारित। अवास्तविक यानी पूर्ण रूप से यदि देखें तो सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण पूर्ण रोजगार की काल्पनिक मान्यता पर आधारित है। पूर्ण रोजगार का विचार जो है वास्तविक जगत का तथ्य नहीं है, बल्कि एक अपवाद है। एक ऐसा कहना है कि यदि व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था के अंदर कोई अपना साधन माध्यम अपनाता है तो यह भी गारंटी नहीं है, यह भी सुनिश्चित नहीं है कि हर व्यक्ति इस प्रकार से अपनी गतिविधि को कर पाता हो, क्योंकि बहुत से ऐसे देश के अंदर रहने वाले लोग हैं जिनका स्वयं का भी अपना कोई आर्थिक आधार नहीं होता, अर्थात वो दूसरों पर ही आश्रित रहे आते हैं, और इस कारण से जो वास्तविकता है वो इसके अंतर्गत नहीं आ पाती। इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने यह कहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है अवास्तविक मान्यता पर आधारित व्यवस्था है। आगे अगले चौथे पॉइंट में देखें, मुक्त व्यापार के विचार पर आधारित, यानी मुक्त व्यापार, स्वतंत्र व्यापार, सूक्ष्म अर्थशास्त्र प्रणाली मुक्त व्यापार पर आधारित होती है।
मुक्त व्यापार व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी स्वयं हम अपनी इच्छा अनुसार अपने साधन माध्यमों के आधार पर कोई भी कार्य करने में स्वतंत्र होते हैं। इस पर सरकार का किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा बाध्यता नहीं होती, न ही कोई दबाव होता। वर्तमान समय में सरकार की भूमिका आर्थिक जगत में अनिवार्य है। यह सोच यदि इसके अंदर शामिल की जाती है तो वास्तव में जो व्यक्तिगत या सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाली जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका भी एक बड़ा योगदान हो सकता है और सरकार एक सहायक के रूप में उनकी मदद कर सकती है और उनकी अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं को देश की अर्थव्यवस्था में जोड़कर शामिल कर सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। यदि ऐसा विचार समझा जाता है तो आगे इसका लाभ जो है देश की अर्थव्यवस्था के रूप में लिया जा सकता है। आगे अर्थशास्त्र का सीमित अध्ययन दृष्टिकोण। अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो सीमित दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, यानी बहुत ज्यादा इसमें विशालता या संपूर्णता या फैलाव दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह छोटे छोटे क्रियाकलापों पर निर्भर व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसलिए व्यक्ति अपने रोजगार माध्यम के आधार पर ही यदि अपने अनुकूल साधन या माध्यम अपनाकर अपने रोजगार दृष्टि से भी यदि कार्य करता है, अपने जीविकोपार्जन को चलाने के लिए यदि अपने आधार से काम करता है तो देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल वातावरण के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, यानी देश के अंदर आर्थिक विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सकता है। पर इसकी सीमित दृष्टिकोण होने के कारण यह ज्यादा समग्रता न हो पाने से एक सीमित दायरे तक ही यह अर्थव्यवस्था क्रियान्वित रहती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज आपके सामने आपकी विषय वस्तु के अंतर्गत आज हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन के महत्व और उसकी सीमाओं के बारे में कुछ बिंदु आधारित अध्ययन को लेकर आपके सामने समझाने का प्रयास किया। आपसे आशा, उम्मीद और अपेक्षा है कि आप इसका अध्ययन करके और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त किए होंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आप नियमित रूप से जो हमारे क्लासेज वीडियो आपके YouTube चैनल के अंदर आ रहे हैं उनको क्रमबद्ध देखें और समझें, तो इससे आपकी एक अच्छी विषय वस्तु तैयार होगी और इसका आप लाभ उठा पाएंगे, ताकि आगे भविष्य में अधिक से अधिक परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी सही ढंग से हल कर पाएंगे। यही हमारी अपेक्षा है। अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हुई आपके विषय वस्तु की जानकारी देना और अधिक से अधिक आप लाभान्वित हो सकें, इसी उद्देश्य से हमारा ये अध्ययन अध्यापन चल रहा है। आगे अब आज से पहला चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। अब हम आगे के क्रम में इसी तरह विषय वस्तु के अंतर्गत अगले पाठ के रूप में अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं जो आपके कोर्स का पाठ्यक्रम का अगला चैप्टर है, अगला पाठ है, लेसन है, हम उसका अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। साथ ही आपसे विद्यार्थियों आग्रह है, हमारे चैनल को आप YouTube के अंदर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप अधिक से अधिक विषय वस्तु का लाभ ले सकें
और उसे अपने परीक्षा उपयोगी बना सकें। इसी के साथ हम आज की बात समाप्त करते हुए अगले क्लासेस वीडियो में जैसा कि बतलाया गया हम अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे।